आज मैं आपको इस वीडियो में 9वीं कक्षा का कंप्यूटर साइंस विषय का सैम्पल पेपर दिखाऊंगा और ये सैम्पल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल हरियाणा बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को फॉलो कर लिया था, जिसकी वजह से आपके सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में बहुत अधिक बदलाव किया गया था। और जो भी बदलाव हुए हैं उसके बाद आपको पता लग जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। और सैम्पल पेपर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की भी तैयारी हो जाती है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इस साल यानी कि सेशन 2023-24 के लिए है, जो आपके फरवरी में इस साल आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसके लिए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ और उसका सॉल्यूशन। जैसा कि आप देख सकते हैं 9वीं कक्षा का है, कंप्यूटर साइंस विषय है, कोड ए है और 40 नंबर का आपका पेपर आएगा और 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। और यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि फाइनल जो आपके एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई आएगी और वहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, उनके बारे में बताना है। तो आंसर देखें इसका। तो यहाँ पर है पहले क्वेश्चन का आंसर और यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैंने जो पहला चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन पेपर को अपलोड करने के बाद मैं आपको पहला चैप्टर भी करवाऊंगा। यहाँ पर मैंने पूरा चैप्टर तैयार किया हुआ है पहला। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं और इसके कंपोनेंट के बारे में बताना था। तो आंसर देखिए, ए कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिजली से चलने वाला डिवाइस होता है। और प्रोग्रामेबल, इसको जो है कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्राम किया जा सकता है। दैक्स एक्सेप्ट रो डाटा, जो कि क्या करता है? रो डाटा को एक्सेप्ट करता है। कोई भी डाटा आप इसको दे सकते हैं एज इनपुट, इनपुट के तौर पर, क्योंकि जो इनपुट डिवाइस होती है कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हैं, उनका काम ये होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को दोगे, यानी कि जो भी कमांड आप कंप्यूटर को दोगे, उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना जिसको कि एक कंप्यूटर अंडरस्टूड कर सकें। एंड प्रोसेस, और उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी फिर विद ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसके लिए इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको कि प्रोग्राम कहते हैं। टू प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ आउटपुट, ताकि वो आउटपुट प्रोड्यूस कर सके एज ए रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट के तौर पर। तो कंप्यूटर के बारे में पूछा था पहले कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके बारे में बताना है। तो उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। ए कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रो डाटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट विद ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको कि प्रोग्राम कहते हैं, टू प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज ए कंप्यूटर, तो आपको ये चीज़ लिखनी है। और क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन था उसके अनुसार जो है कंपोनेंट के बारे में बताना था। आगे इसमें जो है कंपोनेंट के बारे में बताया गया है। तो कंप्यूटर का जो डायग्राम है, अगर कंप्यूटर के डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो उसके बारे में तो आपको ये डायग्राम बनाना है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, ये दोनों जो हैं इनपुट डिवाइस हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, मेन मेमोरी इसकी हेल्प करता है प्रोसेसिंग के लिए, और बैकिंग स्टोरेज के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है, क्योंकि मेमोरी, जो मेन मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है। तो बाकी का जो डाटा होता है वो बैकिंग स्टोर के अंदर स्टोर होता है। और आउटपुट डिवाइस, जो भी प्रोसेसिंग होगी उसका जो रिजल्ट होगा वो आउटपुट डिवाइस, जैसे कि मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, ये आउटपुट डिवाइस हैं और ये रिजल्ट को आपको देंगे, यानी कि रिजल्ट दिखाते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा कि ये जो इनपुट डिवाइस हैं इनका काम है जो भी डाटा आप दोगे कंप्यूटर को उसको उस फॉर्मेट के अंदर बदल देना जिसको कि ये प्रोसेसर समझ सकें। इसको समझ में आएगा तो ये उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, रिजल्ट तैयार करेगा। और आउटपुट डिवाइस जो है रिजल्ट तैयार करने का काम करेंगे, यानी कि दिखाने का काम करेंगे। आउटपुट डिवाइस रिजल्ट को दिखाएंगे और सीपीयू की ये दोनों मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने ऊपर पढ़ा था कि प्रोग्राम की, यानी कि इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है और इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी और बैकिंग स्टोरेज के अंदर स्टोर होती हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस, तो ये कंप्यूटर के जो है कंपोनेंट होते हैं। तो कीबोर्ड और माउस इसके अंदर आ जाते हैं। मेन इनपुट डिवाइस,
डाटा इज इनपुट थ्रू द इनपुट डिवाइस, यानी कि जो डाटा है वो इनपुट किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर को दिया जाता है थ्रू द इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। द फंक्शन ऑफ द इनपुट डिवाइसेस इज टू पुट द डाटा इनटू ए फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल टू द कंप्यूटर, यानी कि इन जो फंक्शनिंग है, यानी कि जो कार्य है ऑफ द इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट डिवाइसेस का, यानी कि कीबोर्ड का और जो माउस का जो काम है, टू पुट द डाटा इनटू ए फॉर्म, यानी कि डाटा को उस फॉर्म में पुट करना है, रखना है, दैट इज एक्सेप्टेबल, जिसको कि एक्सेप्ट किया जा सके, स्वीकार किया जा सके, टू द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा। यानी कि इनपुट डिवाइस का काम है डाटा को उस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देना जिसको कि कंप्यूटर एक्सेप्ट कर सके। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जिसको हम कहते हैं, इज़ द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसको हार्ट इसलिए बोला है क्योंकि ये कंप्यूटर का जो है मेन डिवाइस होता है। जिस तरह से एक इंसान के अंदर जो उसका दिल है वो मेन है, मुख्य है, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू है वो भी मुख्य डिवाइस है। ऑल प्रोसेसिंग इज कैरिड आउट बाय द सीपीयू, यानी कि जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जितना भी काम किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, वो सीपीयू करता है प्रोसेसिंग का। उसके बाद है मेन मेमोरी, द कंप्यूटर सिस्टम नीड्स स्टोर्ड प्रोग्राम्स, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को ज़रूरत पड़ती है स्टोर्ड प्रोग्राम, यानी कि जो ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर किए हुए हैं। एंड डाटा टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग, और डाटा भी जिसको यूज किया जाता है प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि प्रोसेसिंग करने के लिए। तो मेन मेमोरी का काम है कि इसके अंदर प्रोग्राम और डाटा स्टोर होता है जो हेल्प करता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग करने में। दीज आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, और ये जो प्रोग्राम है और जो डाटा है ये मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। दीज आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। उसके बाद है बैकिंग स्टोरेज स्टोर, एज द मेन मेमोरी इज ऑफ लिमिटेड स्पेस, यानी कि जो मेन मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है, वो लिमिटेड स्पेस की है। जैसे कि आपको पता है कि रैम और जो रोम होती है वो लिमिटेड होती हैं। सम डाटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन द बैकिंग स्टोर, तो कुछ डाटा जो प्रोग्राम है वो बैकिंग स्टोर, यानी कि HDD है, SDD है, उसके अंदर स्टोर किया जाता है। उसके बाद है आउटपुट डिवाइस, द रिजल्ट्स आर आउटपुट बाय द आउटपुट डिवाइस, जो रिजल्ट है वो आउटपुट किया जाता है, यानी कि दिखाया जाता है आपको आउटपुट डिवाइस के द्वारा, इन ए फॉर्म, इस फॉर्मेट के अंदर, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमन, जिसको कि ह्यूमन अंडरस्टूड कर सके। यानी कि आउटपुट डिवाइस इंफॉर्मेशन को उस फॉर्मेट के अंदर बदल देते हैं जिसको कि इंसान समझ पाए। यानी कि इनपुट डिवाइस का काम है डाटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना जिसको कंप्यूटर समझ सके, और आउटपुट डिवाइस का काम ये है कि जो रिजल्ट है जो कंप्यूटर ने तैयार किया है उसको उस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देना जिसको कि इंसान समझ सके। और इसी क्वेश्चन के अंदर जो है ऑप्शन में भी क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टोटल जो है कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, उन 5 जनरेशन के बारे में बताना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन क्वेश्चनों की आपको ज़रूर तैयारी करनी है। तो यहाँ से आपका आंसर है, आंसर आप देख सकते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स एडवांसमेंट इन डिज़ाइन इफिशियंसी एंड वर्किंग ऑफ द प्रीवियस सिस्टम। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि एडवांसमेंट यानी कि सुधार डिज़ाइन में, यानी कि डिज़ाइन के अंदर कोई मुख्य सुधार किया गया हो उसकी इफिशियंसी में या कार्य क्षमता में, एंड वर्किंग ऑफ द प्रीवियस सिस्टम, और जो पिछला जो सिस्टम था उसके काम में जो उसकी वर्किंग है उसमें कोई सुधार किया गया है तो उसको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि किसी सिस्टम के अंदर कोई मेजर बदलाव आता है, यानी कि मुख्य बदलाव आ जाता है, तो उससे जो है उसकी नई जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आगे आप पढ़ोगे पहले जनरेशन में और दूसरे जनरेशन में क्या मेजर बदलाव आया था, तो उसके बारे में आप पढ़ोगे तो पता लगेगा कि किस तरह से जो है जनरेशन बनती है। द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट फेसेस नोन एज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो एवोल्यूशन है यानी कि जो क्रांति है कंप्यूटर्स में, जो क्रांति आई है उसको डिवाइडेड किया गया है 5 डिस्टिंक्ट फेसेस यानी कि 5 भागों में, और जिसको जाना जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जिसको हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो पहली जनरेशन है यहाँ पर देखें, फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे 1940 से लेके 1956 तक। इट्स सर्किट
कंप्राइज्ड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि इसके जो सर्किट थे वो बने हुए थे वैक्यूम ट्यूब से। फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। इट हैड मैग्नेटिक ड्रम फॉर इंटरनल स्टोरेज, और इसके अंदर जो है मैग्नेटिक ड्रम होता था इंटरनल स्टोरेज के लिए, यानी कि जिस तरह से आज के टाइम पे हार्ड डिस्क होती है इंटरनल स्टोरेज के लिए, उसी तरह से पहले जो है मैग्नेटिक ड्रम होता था इंटरनल स्टोरेज के लिए, यानी कि उसके अंदर, ताकि हम अपना डाटा स्टोर कर सकें। द कैपेसिटी ऑफ दिस कंप्यूटर वाज अबाउट 4000 बिट्स। इसकी जो कैपेसिटी थी वो केवल थी 4000 बिट्स। दीज कंप्यूटर्स वर लार्ज इन साइज, और ये जो कंप्यूटर होते थे साइज में बहुत बड़े होते थे। एंड राइटिंग प्रोग्राम ऑन देम वाज डिफ़िकल्ट, और इनके अंदर प्रोग्रामिंग करना यानी कि कोडिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। वैक्यूम ट्यूब होती थी, इस वजह से जो है कंप्यूटर का साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। इनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, और इनके अंदर जो प्रोग्रामिंग करना है वो भी मुश्किल होता था। सम ऑफ द कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन, यानी कि कुछ कंप्यूटरों के नाम बताए हैं जो फर्स्ट जनरेशन के हैं। मार्क आई, ENIAC और यूनिवैक, ये जो हैं कंप्यूटर हैं, कंप्यूटरों के नाम हैं जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। उसके बाद है सेकेंड जनरेशन। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1956 से 63 तक। द बल्कि वैक्यूम ट्यूब्स इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर रिप्लेस्ड बाय द डिवाइस कॉल्ड ट्रांजिस्टर। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बल्कि, जो भारी वैक्यूम ट्यूब्स थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है इतना भारी होता था कि उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था फर्स्ट जनरेशन के अंदर, उसको जो है सेकंड जनरेशन में रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि बदल दिया गया एक नए डिवाइस के साथ जिसको कहते हैं ट्रांजिस्टर। यानी कि सेकंड जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब की बजाय ट्रांजिस्टर जो है यूज़ होने लगे थे। द बल्कि वैक्यूम ट्यूब्स इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर रिप्लेस्ड by the device called transistor which had high operating system speed, जिसकी ऑपरेटिंग स्पीड यानी कि तेज़ी से काम करता था, ऑपरेटिंग स्पीड जो थी हाई थी, ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से इनकी ऑपरेटिंग स्पीड जो थी ज़्यादा थी। दे हैड नो फिलामेंट्स, इनके अंदर कोई फिलामेंट नहीं होता था। वैक्यूम ट्यूब के अंदर फिलामेंट होते थे, यानी कि जो बल्ब के अंदर होता है, जिस तरह से बल्ब जलता है उसी तरह से वैक्यूम ट्यूब जलती थी। और इसी का मेजर जो ड्रॉबैक ये था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कि वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, और जहाँ पर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते थे वहाँ पर AC लगवाना बहुत ज़रूरी होता था क्योंकि वो गर्मी ज़्यादा जनरेट करते थे। सेकेंड जनरेशन में उसको इसी वजह से बदल दिया और उसकी जगह पर ट्रांजिस्टर आ गए। एंड रिक्वायर्ड नो हीटिंग, और नहीं, कोई हीटिंग नहीं करते थे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाज आल्सो वेरी लो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि बनाने का जो खर्चा था, कंप्यूटर बनाने का जो खर्चा था वो भी कम हो गया सेकंड जनरेशन में। दस द साइज़ ऑफ द कंप्यूटर गॉट रिड्यूस, और इसकी वजह से जो कंप्यूटर का साइज़ जो था वो भी रिड्यूस हुआ, यानी कि कम हुआ, छोटे हो गए कंप्यूटर पहले से। यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं वो बड़े थे, सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन से छोटे थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कॉन्सेप्ट था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, CPU, मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस जनरेशन, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं सेकंड जनरेशन में आई थी। CPU, मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, ये सारी सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई। सम ऑफ द कंप्यूटर्स ऑफ द सेकंड जनरेशन वर, सेकंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटरों के नाम है ये PDP-8, IBM 1401 एक्सेट्रा। उसके बाद थर्ड जनरेशन, इस चीज़ को ध्यान में रखना, इसमें से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो थी वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो है ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो थी IC। तो थर्ड जनरेशन देखें 1964 से लेके 71 तक। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस इन 1964, यानी कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है 1964 में आए। दे यूज़ इंटीग्रेटेड सर्किट, ये यूज़ करते थे इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IC के नाम से जानते हैं। दीज ICs वर पॉपुलरली नोन एज चिप, और ये जो IC हैं इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है चिप के नाम से।
तो ये जो आईसी थी ये पॉपुलरली नोन एज चिप्स, यानी कि इनको चिप के नाम से जानते थे। ए सिंगल आईसी हैड बिल्ट इन ट्रांजिस्टर, और आईसी के अंदर क्या था, बिल्ट इन ट्रांजिस्टर होते थे, रजिस्टर्स होते थे और कैपेसिटर होते थे। उन्हें सिंगल थिन स्लाइस ऑफ सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन धातु है, सिलिकॉन धातु से जो बना हुआ एक चिप थी, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें होती थी। दीज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर स्मॉल इन साइज, यानी कि इनका साइज जो है और ज़्यादा रिड्यूस हुआ। थर्ड जनरेशन के अंदर साइज और छोटा हो गया कंप्यूटर का। लो ऑन कॉस्ट, और कीमत भी इनकी कम हो गई। हैड लार्ज मेमोरी, मेमोरी कैपेसिटी जो थी, डाटा स्टोर करने की जो क्षमता थी वो बढ़ गई। एंड प्रोसेसिंग स्पीड वाज वेरी हाई, और जो स्पीड थी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की वो भी और ज़्यादा तेज़ हो गई थर्ड जनरेशन में। सम ऑफ द कंप्यूटर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन वर, तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनके नाम है ये। उसके बाद है फोर्थ जनरेशन। तो अब ये आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में आईसी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 1971 से लेकर 1989 तक। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स स्टार्टेड अराउंड 1971, यानी कि 1971 से ये कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे फोर्थ जनरेशन के। इट यूजेस लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये यूज़ करते थे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। बिल्ट ऑन ए सिलिकॉन चिप, यानी कि सिलिकॉन की बनी हुई चिप थी, कार्ड माइक्रो प्रोसेसर, और जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, यानी कि फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू बिकम पॉसिबल टू प्लेस ऑन ए सिंगल चिप बाय द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि जो सीपीयू था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो पॉसिबल हुआ, यानी कि संभव हुआ प्लेस ऑन ए सिंगल चिप, यानी कि उसकी एक सिंगल चिप बना दी गई बाय द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। वो ये संभव हुआ था माइक्रो प्रोसेसर की वजह से। दीज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स, और इन कंप्यूटरों को कहते हैं, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर के नाम से। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनको माइक्रो कंप्यूटर कहते थे, और माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहते थे क्योंकि इनका साइज़ जो है बहुत छोटा हो गया था, यानी कि ऐसे हो गए थे कि इनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। तो हर जनरेशन के अंदर क्या हुआ, साइज जो है रिड्यूस हुआ है, यानी कि कम हुआ है। लेटर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट रिप्लेस्ड LSIS IC, और इसको जो है बाद में रिप्लेस कर दिया गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSIC के द्वारा। उसके बाद है फिफ्थ जनरेशन, और अभी जो है हम फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर यूज करते हैं। तो 1990 से शुरू हुए थे और अब 2023-24 आ चुका है, और 2024 में भी जो है फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं। द कंप्यूटर्स ऑफ 1990s आर सेड टू बी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि 1990 के जो कंप्यूटर है उनको कहा जाता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इट यूजेज ए माइक्रो प्रोसेसर एंड एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन बाय वॉइस एंड इंटरप्रेट। तो कहता है कि इसके अंदर भी जो है माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, लेकिन कंप्यूटर जो है एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शन को बाय वॉइस, यानी कि हम कंप्यूटर को अब कमांड बोलकर और इंटरप्रेट कर कर भी दे सकते हैं। द स्पीड इज़ एक्सट्रीमली हाई, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, हाई है। इट कैन परफॉर्म पैरेलल प्रोसेसिंग, और ये पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता है, यानी कि एक साथ कई सारे काम कर सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू अलाउ द कंप्यूटर टू टेक इट्स ओन डिसीजन, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है AI वो जो है फिफ्थ जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। और जो कंप्यूटर की सबसे बड़ी कमी मानी जाती थी कि कंप्यूटर कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकता है, कंप्यूटर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, वही जो है इस चीज़ के अंदर दूर हो जाती है, वो कमी इसमें दूर हो गई है। कंप्यूटर जो है फिफ्थ जनरेशन के वो अपने आप भी डिसीजन ले सकते हैं AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर बताई गई है, टू टेक इट्स ओन डिसीजन, यानी कि वो खुद अपने कंप्यूटर जो है अपने खुद के डिसीजन ले सकता है।
दीज आर द कंप्यूटर अटैच टू सैटेलाइट और रोबोट, और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर ही सैटेलाइट से और रोबोट से कनेक्टेड है, अटैच हैं। तो ये थी आपकी पांचों की पांचों जनरेशन। और पांचों जनरेशन के बारे में जो है अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि 5 नंबर में ही ये क्वेश्चन आए। सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी इन जनरेशन के अंदर यूज होती थी उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एमएस वर्ड विंडो कंपोनेंट, यानी कि एमएस वर्ड के विंडो के जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में बताना है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इन दिस चैप्टर यहाँ से बताया गया है वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्लोर विंडो इन वर्ड 2010। फॉलोइंग इज द बेसिक विंडो, यानी कि बेसिक विंडो है विच यू गेट व्हेन यू स्टार्ट द वर्ड एप्लीकेशन, यानी कि जब आप वर्ड एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे तो ये चीज़ आपको दिखाई देगी। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस विंडो, यानी कि जो इसके अलग अलग पार्ट हैं विंडो के, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है फाइल टाइप के बारे में, क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में, रिबन के बारे में, टाइटल बार के बारे में, रूलर के बारे में, हेल्प के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले है फाइल टैब। तो फाइल टैब के बारे में पढ़े। द फाइल टैब रिप्लेस द ऑफिस बटन फ्रॉम वर्ड 2007, यानी कि फाइल टैब जो है इसने रिप्लेस किया है ऑफिस बटन को जो 2007 के अंदर यूज होता था वर्ड 2007 में। यू कैन क्लिक इट टू चेक द बैक स्टेज व्यू, यानी कि इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं बैक स्टेज व्यू को देखने के लिए। दिस इज़ वेयर यू कम वैन यू नीड टू ओपन और सेव फाइल, यानी कि ये वो जगह है जब आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं या फिर सेव करना चाहते हैं तो इसका आप यूज़ करते हैं। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, या फिर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, प्रिंट डॉक्यूमेंट, या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तब फाइल टैब का यूज़ करते हैं। एंड डू अदर फाइल रिलेटेड ऑपरेशन, यानी कि फाइल से संबंधित दूसरे कोई कार्य हैं अगर वो आपको करने हैं तो आप फाइल टैब का यूज़ करते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, दिस यू विल फाइंड जस्ट अबव द फाइल टैब, ये आपको फाइल टैब के ऊपर मिलेगा। दिस इज ए कन्वीनियंट रेस्टिंग प्लेस फॉर द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज कमांड्स इन वर्ड, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कमांड यूज की जाती हैं वो कमांड आपको यहाँ पर मिलेंगी। कन्वीनियंट रेस्टिंग प्लेस, यानी कि ये बता रखा है कि यहाँ पर आपको कमांड मिलेंगी। कौन सी कमांड? जो सबसे ज़्यादा यूज होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स इन वर्ड। यू कैन कस्टमाइज दिस टूल, और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, यानी कि इसकी जो कमांड है आप हटा भी सकते हो, यानी कि जो कमांड यहाँ पर है वो हटाकर उसकी जगह पर आप अपने जो चाहते हैं कमांड वो लगा सकते हो, उसको कस्टमाइज करना कहते हैं। टूल बार बेस्ड ऑन यूर कंफर्ट, यानी कि अपने कंफर्ट के अनुसार जो है आप अपने कमांड चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद है रिबन। रिबन कंटेन्स कमांड्स ऑर्गेनाइज्ड इन 3 कंपोनेंट्स, यानी कि 3 कंपोनेंट्स के जो है कमांड को ऑर्गेनाइज किया गया है रिबन के अंदर। सबसे पहले है टैब्स। दीज अपीयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द रिबन, यानी कि रिबन के टॉप पर आपको दिखाई देंगी। एंड कंटेन ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स, और इससे इसके अंदर ग्रुप मिलेगा रिलेटेड कमांड्स का, यानी कि एक जैसी कमांडों का जो है ग्रुप मिलेगा। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट आर एग्जाम्पल ऑफ रिबन टैब्स, और ये एग्जाम्पल है, यानी कि ये नाम है आपके टैब के। उसके बाद है ग्रुप्स, दे ऑर्गेनाइज रिलेटेड कमांड्स, ईच ग्रुप नेम अपीयर बिलो द ग्रुप ऑन रिबन। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ कमांड्स रिलेटेड टू फॉन्ट, और ग्रुप ऑफ कमांड्स रिलेटेड टू अलाइनमेंट एक्सेट्रा। और उसके बाद है कमांड्स, कमांड्स अपीयर विद इन ईच ग्रुप एज मैंशनड अबव। फिर उसके बाद है टाइटल बार। टाइटल बार में तो जो है आपका टाइटल दिखाई देगा। दिस लाइज इन द मिडल एंड एट द टॉप ऑफ द विंडो। टाइटल बार शोज द प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट टाइटल, यानी कि नाम दिखाई देते हैं टाइटल बार के ऊपर। उसके बाद है रूलर। वर्ड हैज़ 2 रूलर्स, 2 रूलर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल रूलर एंड ए वर्टिकल रूलर। ए
हॉरिजेंटल होता है इस तरह से और वर्टिकल होता है इस तरह से। जो हॉरिजेंटल रूलर है अपीयर जस्ट बेनिथ द रिबन, यानी कि रिबन के नीचे दिखाई देगा आपको। एंड इट यूज टू सेट मार्जिन, और इसका यूज़ किया जाता है मार्जिन को सेट करने के लिए, एंड टैब स्टॉप और टैब सेलेक्ट करने के लिए। द वर्टिकल रूलर अपीयर्स ऑन द लेफ्ट एज ऑफ द वर्ड विंडो, यानी कि वर्ड विंडो के लेफ्ट साइड में आपको जो है वर्टिकल रूलर दिखाई देगा। एंड इट यूज टू गग द वर्टिकल पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द पेज। उसके बाद है हेल्प। द हेल्प आइकन कैन बी यूज टू गेट वर्ड रिलेटेड हेल्प, यानी कि MS वर्ड से संबंधित अगर आपको कोई मदद चाहिए तो वो मदद आपको हेल्प में मिल जाएगी। एनी टाइम यू लाइक, यानी कि किसी भी समय जब आपको पसंद हो। दिस प्रोवाइड्स नाइस ट्यूटोरियल ऑन वेरियस सब्जेक्ट रिलेटेड टू वर्ड, यानी कि ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आपको MS वर्ड से रिलेटेड। यहाँ पर जो भी चाहिए आपको बस सर्च करना है। उसके बाद है जूम कंट्रोल। यहाँ पर बताया गया है जूम कंट्रोल लेट्स यू जूम इन फॉर ए क्लोजर लुक एट योर टेक्स्ट, यानी कि जूम इन कर सकते हो, यानी कि साइज़ को बढ़ा करके आप देख सकते हो टेक्स्ट का। उसके बाद है द जूम कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ ए स्लाइडर, यानी कि स्लाइडर से बना हुआ, स्लाइड करके जो है आप जूम इन भी कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो, यानी कि टेक्स्ट का साइज़ बड़ा भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। दैट यू कैन स्लाइड लेफ्ट और राइट, जिसको आप लेफ्ट या राइट साइड में स्लाइड कर सकते हो। टू जूम इन और आउट, जूम इन के लिए और आउट के लिए यू कैन क्लिक द, और या फिर आप इस प्लस के निशान के ऊपर क्लिक कर सकते हैं जूम इन के लिए, और बटन टू इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि बड़ा करने के लिए और छोटा करने के लिए द जूम फैक्टर। उसके बाद है व्यू बटन्स। द ग्रुप ऑफ 5 बटन्स लोकेटेड एट द लेफ्ट ऑफ द जूम कंट्रोल नियर द बॉटम ऑफ द स्क्रीन लेट्स यू स्विच थ्रू द वर्ड्स वेरियस डॉक्यूमेंट व्यू। जैसे यहाँ पर मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी पोजीशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं जूम कंट्रोल्स और ये हैं व्यू बटन्स। उसके बाद है प्रिंट लेआउट व्यू। सबसे पहले इसके अंदर जैसा आपको दिखाई देगा बिल्कुल वैसा ही आपका प्रिंट आउट निकलेगा। दिस डिस्प्लेज पेजेस एग्जैक्टली एज दे विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, यानी कि बिल्कुल वैसा ही पेज दिखाई देगा प्रिंट लेआउट के अंदर जैसा उसका प्रिंट आउट आएगा। अगर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और उसको फिर करेक्ट कर सकते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, यानी कि ये एक रीडिंग व्यू है। अगर आपको पढ़ना है तो रीडिंग व्यू का यूज़ करेंगे। दिस गिव्स ए फुल स्क्रीन व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट का फुल स्क्रीन व्यू दिखाएगा आपको। वेब लेआउट व्यू, दिस शोज हाउ ए डॉक्यूमेंट अपीयर्स व्हेन व्यूड बाय ए वेब ब्राउज़र, यानी कि वेब ब्राउज़र के अंदर कैसा पेज दिखाई देगा वो आपको वेब लेआउट से पता लगेगा, सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो है वेब ब्राउज़र है। आउटलाइन व्यू, दिस लेट्स यू वर्क विद outlines established using words standard heading styles। उसके बाद है ड्राफ्ट व्यू, दिस फॉर्मेट टेक्स्ट एज इट अपीयर्स ऑन द प्रिंटेड पेज विद ए फ्यू एक्सेप्शंस, फॉर एग्जांपल हेडर्स एंड फुटर्स आरंट शोन, मोस्ट पीपल प्रीफर दिस मोड। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने अभी तक नहीं लिखा है, मैं जो आंसर लिखूंगा बिल्कुल सिंपल लिखूंगा। हरियाणा बोर्ड ने जो आंसर दिए हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट दिए हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये क्वेश्चन करवाऊंगा बाद में, क्योंकि मैं सभी चैप्टरों की वीडियो अपलोड करूँगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है। व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस और गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ ईच। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है और उन दोनों के 3 एग्जाम्पल देने हैं। आंसर देखें तो यहाँ पर जो है आप आंसर देख सकते हैं। डाटा इज इनपुट थ्रू द इनपुट डिवाइस, यानी कि डाटा जो है इनपुट किया जाता है इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। द फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस इज टू पुट द डाटा इनटू ए फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल टू कंप्यूटर। और इनपुट डिवाइस की जो फंक्शनिंग है, यानी कि जो काम है, उसका काम है कि डाटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना
जिसको कि कंप्यूटर अंडरस्टूड कर सके, एक्सेप्ट कर सके। द मेन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक। और जो मुख्य की इनपुट डिवाइसेस है वो है कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक। सबसे पहले कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज वन ऑफ द मेन इनपुट डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर, यानी कि कीबोर्ड जो है मुख्य इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है। इट इज़ यूज टू एंटर टेक्स्ट, और इसका यूज किया जाता है डाटा को, टेक्स्ट को एंटर करने के लिए, और न्यूमेरिक डाटा को यानी कि नंबर्स को, इन कंप्यूटर सिस्टम यानी कि कंप्यूटर में। इट लुक्स वेरी सिमिलर टू टाइपराइटर्स, और ये बिल्कुल टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू वाईफाई और यूएसबी। और जो कीबोर्ड, चप्पल से ना ऐसा मुंह लाल करूंगी। अभी तो बता दिया ना। चुप हो जा, जूते के लिए मुंह लाल कर। अरे चुप हो जाएगी। डिस्प्ले, तो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आएगा, डिस्प्ले आएगा। डिस्प्ले यानी कि मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले कराता है ऑल द डाटा रिलेटेड टू आइकन, यानी कि जो डाटा आइकन, टेक्स्ट और इमेज से संबंधित है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, ऑन इट्स स्क्रीन। उसके बाद है दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये अलग अलग तरह के आते हैं, जो मॉनिटर हैं अलग अलग तरह के आते हैं। हैव डिफरेंट डिस्प्ले कैपेबिलिटीज़, और हर एक की जो है अपनी कैपेबिलिटीज़ अलग है। जैसे कि CRT आता है, इसकी कैपेबिलिटी अलग है। मॉनिटर्स जो हैं वो अलग हैं, फ्लैट पैनल अलग है, और LCD भी यूज़ होती है, और मॉनिटर्स जो पुराने आते थे। उसके बाद है प्रिंटर। प्रिंटर इज ए प्राइमरी आउटपुट डिवाइस, यानी कि मुख्य आउटपुट डिवाइस है। यूज टू गेट द प्रिंटेड कॉपी, जिसका यूज़ किया जाता है प्रिंटेड कॉपी प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो भी रिजल्ट है उसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। और हार्ड कॉपी, और जो रिजल्ट, जो इन्फॉर्मेशन जो है पेपर के ऊपर है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। वर्क ऑन पेपर, कॉपी कॉपी ऑफ वर्क ऑन पेपर, स्लाइड्स, क्लॉथ्स। तो प्रिंटर के बारे में लिखा है, ए प्रिंटर इज़ द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस यूज टू गेट द प्रिंटेड कॉपी और हार्ड कॉपी ऑफ वर्क ऑन पेपर, चाहे वो पेपर के ऊपर आप ले सकते हैं प्रिंट आउट, स्लाइड पर चाहे या तो स्लाइड पर ले लिए, या फिर जो कपड़ों के ऊपर प्रिंट होता है वो भी प्रिंटर से ही प्रिंट होता है। उसके बाद है स्पीकर। स्पीकर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इट इज़ यूज टू लिसन म्यूजिक। स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है और इसका यूज किया जाता है म्यूजिक को लिसन करने के लिए, यानी कि सुनने के लिए, एंड साउंड। इट नीड्स ए साउंड कार्ड, इसके लिए एक साउंड कार्ड की ज़रूरत होती है जो कि कनेक्टेड होता है CPU के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंप्यूटर मेमोरी। आंसर देखें अब। तो यहाँ पर आपका आंसर है मेमोरी इज़ द इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस, यानी कि मेमोरी जो है इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर डाटा स्टोर किया जाता है। फॉर द इंस्ट्रक्शन के लिए एंड डाटा के लिए। ए कंप्यूटर नीड्स टू रीच क्विकली, यानी कि इंफॉर्मेशन को क्विकली एक्सेस करना है तो उसके लिए मेमोरी की ज़रूरत है, और स्टोर करने के लिए भी मेमोरी की ज़रूरत है। इट्स वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। फॉर इमीडिएट यूज़, यानी कि तुरंत यूज़ के लिए। इमीडिएट का यूज़ का मतलब होता है तुरंत प्रयोग के लिए। मेमोरी इज़ वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन है। बिकॉज विदाउट इट, क्योंकि बिना इसके ए कंप्यूटर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, इसके बगैर तो जो है कंप्यूटर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता, यानी कि जो है आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी विंडो होती है वो मेमोरी में ही स्टोर होती है। मेमोरी इज़ आल्सो यूज्ड बाय ए कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, मेमोरी जो है यूज्ड की जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मेमोरी इज़ आल्सो यूज्ड बाय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मेमोरी का यूज किया जाता है कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा।
हार्डवेयर के द्वारा एंड सॉफ्टवेयर के द्वारा, क्योंकि हार्डवेयर से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है वो भी स्टोर होते हैं और सॉफ्टवेयर भी जो है मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, यहाँ पर दो तरह की मेमोरी होती है। एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वो है सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहते हैं जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं जिसको फॉलो करके कंप्यूटर काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि MS जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है आपकी, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिससे आप सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि MS वर्ड हो गया, एक्सेल होगा, पावर पॉइंट हो गया, पेंट है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडो जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नाम से ही पता लग जाता है सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम पर काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब आंसर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आंसर देखें, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यानी कि सॉफ्टवेयर जो है कलेक्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंड रिलेटेड डाटा, और उससे संबंधित डाटा को दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन, जो प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है इंस्ट्रक्शंस को, फॉर टेलिंग ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को ये बताता है व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है। यानी कि जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर ये लिखा होता है कि कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है, और उसका जो सेट होता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ए सॉफ्टवेयर इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर और जो यूज़र है उसके बीच में इंटरफेस का काम करता है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, और सॉफ्टवेयर को दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड किया जा सकता है। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट कंप्राइजेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये कंप्राइजेज यानी कि बना हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम से, एंड ऑल द यूटिलिटीज़, और सभी यूटिलिटीज़ से, दैट इनेबल द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को इस लायक बनाती हैं टू फंक्शन, कि वो काम करें। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से और उन सभी यूटिलिटी प्रोग्राम से बना हुआ है जिससे कि कंप्यूटर फंक्शन करता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर फंक्शन करता है, यानी कि काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ लो लेवल प्रोग्राम, लो लेवल प्रोग्राम से बना हुआ है, दैट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, जो इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ एट वेरी बेसिक लेवल, यानी कि बहुत ही बेसिक लेवल पर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि MS DOS है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ है और लाइनक्स है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिसको डेवलप किया गया है, बनाया गया है प्रोग्रामर्स के द्वारा, इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए। यानी कि हर एक एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी पर्पज़ को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए बनाया जाता है। दिस सॉफ्टवेयर कैन बी रन ओनली इफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी काम करेंगे जब उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। यानी कि विंडो होगी ही नहीं तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, और जब तक कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेंगे। द यूज़र कैन इवन एग्जीक्यूट दीज प्रोग्राम विदाउट लिविंग बैकग्राउंड ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी कि जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती है वो भी जो है इन प्रोग्राम्स को बना सकता है। द यूज़र कैन इवन एग्जीक्यूट, यानी कि इनके ऊपर काम कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है इन प्रोग्राम्स को विदाउट हैविंग बैकग्राउंड ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो भी वो जो है इन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है। इट हैज़ वेरियस एप्लीकेशन एरियाज लाइक इन्वेंट्री कंट्रोल, एयरलाइन और रेलवे, रिजर्वेशन, पेरोल सिस्टम, बैंक्स एंड यूनिवर्सिटीज़, इन जगह पर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फ़ॉन्ट साइज एंड फ़ॉन्ट स्टाइल इन MS वर्ड। छठे क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन ये है राइट द स्टेप्स टू क्रिएटिंग एंड सेविंग द न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, यानी कि स्टेप्स बताने हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं नए डॉक्यूमेंट को
MS वर्ड के अंदर। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए ओपन वर्ड, सबसे पहले आपको MS वर्ड को ओपन करना है। और इफ़ वर्ड इज़ ऑलरेडी ओपन, यदि वर्ड जो है ऑलरेडी ओपन है, सेलेक्ट फाइल, यानी कि फ़ाइल को सेलेक्ट करें और न्यू में जाएं। जैसे ही आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई फाइल आ जाएगी। और उसके बाद आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो है ब्रीफ किया गया, बताया गया है कि क्या क्या करना होता है, लेकिन ये आपको लिखना नहीं होता, सिर्फ स्टेप बताने हैं डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर है सबसे पहले ओपन वर्ड, सेलेक्ट फाइल में न्यू, और सेलेक्ट क्रिएट, और उसके बाद है सेव ए फाइल। फाइल को सेव करने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करेंगे सेव को, और सेलेक्ट फाइल, या फिर फाइल के अंदर जाएंगे और सेव एज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो है सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। ए सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, यानी कि ये जो सेव एज ऑप्शन है इसके बाद ये स्टेप लिखना है आपको। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये नहीं करना है आपको। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप्स, ये ए है, यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है गिव ए नेम टू योर फाइल, और उसके बाद क्लिक ऑन सेव बटन, सेव बटन के ऊपर उसके बाद क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल सेव हो जाती है, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है सेलेक्ट सेव। तो इस तरह से आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अंदर चॉइस में जो क्वेश्चन दिया गया था वो देखते हैं। डिफाइन फ़ॉन्ट साइज एंड फ़ॉन्ट स्टाइल इन MS वर्ड। तो ये है आंसर। फ़ॉन्ट साइज, द फ़ॉन्ट साइज इज ए नंबर दैट इंडिकेट्स हाउ मैनी पॉइंट्स आर इन द हाइट्स ऑफ द टेक्स्ट, और हाइट टॉल, यानी कि हाइट मतलब टॉल, एंड द टेक्स्ट इज इन पॉइंट। ए पॉइंट इज 1/72 का मतलब है कि 1 से लेके मिनिमम साइज जो है 1 है और मैक्सिमम साइज जो है 72 है, ऑप्शन के अंदर जो दिया गया है। ऑफ एन इंच, सो ए 12 पॉइंट फॉन्ट वुड बी 12/72, यानी कि 72 का जो है 12 साइज होता है, और ये स्टैंडर्ड साइज माना जाता है। इसी साइज के साथ, यानी कि 12 साइज के साथ हम जो है काम करते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन आपने देखा ही होगा, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम साइज़ 1 होता है और मैक्सिमम साइज़ 72 होता है। इसके बीच में जो भी आप जितना भी फ़ॉन्ट साइज़ चाहें उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? तो यहाँ पर जो है मेल मर्ज के बारे में पहले जान लीजिए। मेल मर्ज होता क्या है? मेल मर्ज का मतलब ये है कि आपने एक एप्लीकेशन या भी कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया और उसको एक ही बार में अगर आप अलग अलग रिसिपिएंट यानी कि अलग अलग लोगों के पास भेजना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को, तो उसके लिए मेल मर्ज ऑप्शन का यूज किया जाता है। MS वर्ड के अंदर मेल मर्ज के नाम से ऑप्शन होता है। और देखें क्या है ये मेल मर्ज लेट्स यू क्रिएट ए बैच ऑफ डॉक्यूमेंट। बैच ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं आप इसके अंदर। दैट आर पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रेसिपिएंट, यानी कि जो आप अलग अलग रेसिपिएंट यानी कि रिसीव करने वाले को भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए फॉर्म ऑफ लेटर, जैसे कि एग्जांपल के लिए फॉर्म लेटर माइट बी पर्सनलाइज्ड टू एड्रेस, यानी कि उसको पर्सनलाइज किया जा सकता है अलग अलग एड्रेसेस के लिए। ईच रेसिपिएंट बाय नेम,
यानी कि हर एक रेसिपिएंट को बाय नेम भेजा जा सकता है। ए डाटा सोर्स यानी कि उसके लिए एक डाटा सोर्स का यूज़ करना पड़ेगा आपको, लाइक ए लिस्ट, जैसे कि आपने कोई लिस्ट बना रखी है या फिर आप स्प्रेडशीट यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई आपके पास डाटाबेस है। इज एसोसिएटेड विद द डॉक्यूमेंट, उसको एसोसिएट किया जाता है यानी कि वहाँ से जो है एड्रेस लिए जाते हैं डॉक्यूमेंट से, और एक ही बार में जो है एक मेल अलग अलग लोगों के पास पहुँच जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर होता है, यानी कि क्या होती है वर्कबुक और क्या होती है वर्कशीट, उसके बारे में बताना है एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर आंसर देख सकते हैं आप, ए वर्कबुक इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। वर्कबुक क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। फाइल दैट यू क्रिएट इन एक्सेल, जिसको आप क्रिएट करते हैं एक्सेल के अंदर। ए वर्कबुक कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट, यानी कि एक वर्कबुक के अंदर एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट होती हैं। ए वर्कशीट आल्सो नोन एज स्प्रेडशीट, जिसको हम स्प्रेडशीट के भी नाम से जानते हैं, कंसिस्ट ऑफ सेल्स, जो सेल से बनी होती हैं। सेल यानी कि कॉलम और रो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो ये जो बनती हैं ये सेल होती हैं। इन विच यू कैन एंटर और कैलकुलेट डाटा, जिसके अंदर आप डाटा एंटर भी कर सकते हैं और उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। द सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉलम्स एंड रोज, यानी कि जो सेल्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं कॉलम्स में और रो में। कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर ABCD, कॉलम के ऊपर आपने देखा होगा ये लिखा होता है, और जो रो होती हैं वहाँ पर 1 2 3 लिखा होता है। तो ऑर्गेनाइज होती हैं कॉलम से और रो से। द वर्कशीट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन ए वर्कबुक, और जो वर्कशीट होती है वो हमेशा स्टोर होती है वर्कबुक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज सेल एंड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। और जो अभी मैंने आपको बताया था कि जब कॉलम एक्सेल के अंदर जो होती हैं सेल होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं, इस तरह से लाइन जो लाइनें होती हैं और ये जो है रो होती हैं A B और C 1 2 3 इस तरह से बनी होती हैं। और जैसे कि ये सेल है, इस सेल का एड्रेस क्या होगा, ये तो है A कॉलम और ये 1 रो है, तो इस सेल का जो एड्रेस है वो है A1। और मान लीजिए अगर इस सेल का देखना है तो कॉलम A है और रो 2 है, तो इसका एड्रेस है A2। इसी तरह से मान लीजिए इसका एड्रेस देखना है आपको, तो कॉलम है B और रो है 1, तो इसका एड्रेस है B1। इसी तरह से ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो इसी के बारे में पूछा है कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होते हैं, यानी कि जब सेल कॉलम और रो आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो सेल बनती हैं। और सेल एड्रेस मैंने आपको अभी बताया है कि किस तरह से हम सेल एड्रेस डिफाइन करते हैं। आंसर देखते हैं इसका। आंसर देखें, ए सेल रेफरेंस और सेल एड्रेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर। जो मैंने अभी आपको बताया था, कॉलम लेटर और रो नंबर का जो है कॉम्बिनेशन है, यानी कि मिलकर बनता है। दैट आइडेंटिफाइज ए सेल, जिससे क्या बनती है, एक सेल बनती है ऑन ए वर्कशीट, यानी कि वर्कशीट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि A1 है, तो मैंने आपको अभी समझाया था कि A तो कॉलम होना चाहिए, रो 1 होनी चाहिए, तो जो है A1 बन जाएगा। तो वही यहाँ पर बताया है। A1 रेफर्स टू द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम A, जो कि इंटरसेक्शन है कॉलम A का और रो 1 का, यानी कि कॉलम A होता है, रो 1 होती है, तो A1 बन जाता है। इसी तरह से B1 तो कॉलम B होगा और जो रो होगी वो 2 होगी, B2 हो जाएगा। उसके बाद है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डेस्कटॉप 2010 स्टेप टू क्रिएट फोल्डर। और क्रिएट फोल्डर के लिए बहुत ही आसान है, आपको पता है कि पहला स्टेप आप लिख सकते हैं, राइट क्लिक द माउस बटन ऑन ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप, यानी कि मान लीजिए ये ब्लैंक एरिया है और यहाँ पर आप माउस से राइट क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, यानी कि एक लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद आपको सेकंड में लिखना है सेलेक्ट द ऑप्शन न्यू। सेलेक्ट द ऑप्शन
न्यू, क्योंकि न्यू का ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप न्यू के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको फोल्डर के नाम से ऑप्शन दिखाई देगा, सेलेक्ट द फोल्डर ऑप्शन, ठीक है। ए न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड ऑन योर डेस्कटॉप। तो यहाँ पर पहले जो है डेस्कटॉप के बारे में बताया गया है, दैट डेस्कटॉप इज वंस अगेन योर ओनली होम बेस, यानी कि जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, तो जो सबसे पहली लोकेशन आती है कंप्यूटर के अंदर वो डेस्कटॉप होती है। योर सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट, आपका सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स द व्यू दैट ग्रीट्स यू, यानी कि ये वो व्यू है जो आपको ग्रीट करता है, यानी कि आपका वेलकम करता है। द कंप्यूटर टर्न ऑन, जब आपका कंप्यूटर टर्न ऑन होता है। एंड इट ऑफर्स ऑल द टूल्स यू नीड टू मैनेज, और सभी टूल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैनेज करने के लिए। ऑर्गेनाइज योर फाइल। उसके बाद स्टेप टू क्रिएट फोल्डर, राइट क्लिक ए ब्लैंक स्पॉट ऑन योर डेस्कटॉप, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि राइट क्लिक करना है ब्लैंक एरिया में, डेस्कटॉप का जो खाली एरिया, जैसे कि यहाँ पर ये खाली एरिया है तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है, क्योंकि अगर किसी आइकन के ऊपर आपने राइट क्लिक कर दिया तो उस आइकन से संबंधित जो है ऑप्शन आ जाते हैं, तो इसलिए हमें खाली जगह पर राइट क्लिक करना होता है। मूव योर कर्सर टू न्यू, यानी कि अपने कर्सर को जो है न्यू ऑप्शन के पास लेके जाएं। इन द मेन्यू, या तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए या फिर अपने कर्सर को वहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रख दीजिए, आपके सामने जो है नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। पिक फोल्डर, उसके बाद है फोल्डर ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, फोल्डर को पिक करें यानी कि उसके ऊपर क्लिक करें। पॉप आउट मेनू, यानी कि पॉप आउट मेनू से जो नेक्स्ट पॉप आउट मेनू आएगा। व्हेन यू सी द फोल्डर अपीयर, जब आप देखोगे कि फोल्डर जो है अपीयर हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। द डिफ़ॉल्ट नेम न्यू फोल्डर, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट नेम होगा, यानी कि जो कंप्यूटर उसको नाम देगा वो नाम होगा न्यू फोल्डर। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, बस उसके ऊपर क्लिक करें और जो नाम दिया गया है वो हट जाएगा और उसकी जगह पर अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें वो नाम उसको दे सकते हैं। इज़ ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होगा, सो दैट यू कैन जस्ट एंटर ए नेम ऑफ योर ओन, तो वहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सम एंड एवरेज फंक्शन। सम जो है जो भी सिलेक्टेड वैल्यू हो गया उसका टोटल कर देगा, एवरेज जो है उसका एवरेज बता देगा, एवरेज फंक्शन। काउंट है तो काउंट जो है टोटल काउंट करके बता देगा कि जो भी आपने सेलेक्ट किया है अपनी रेंज के अंदर, उसके अंदर कितनी वैल्यू हैं। और मिनिमम जो है उस वैल्यू के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम से पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है आंसर दिया गया है वन ऑफ द कॉमन एक्सेल फंक्शन इज सम, यानी कि कॉमन फंक्शन में से, आम फंक्शनों में से है एक्सेल के सम फंक्शन। विच टोटल द वैल्यू, जो वैल्यू का टोटल कर देगा इन ए रेंज, जो कि रेंज में होगी, जो रेंज आपने सेलेक्ट की होगी उसमें, ऑफ सेल्स की। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखें, फॉर्मूला टाइप करते टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाना है, फिर सम लिखना है। फॉर A2 से लेके A10, यानी कि A2 से लेके A10 के बीच में जो भी वैल्यू है उसका टोटल हो जाएगा जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे। टोटल्स द वैल्यूज़ इन द सेल रेंज A2 टू A10, यानी कि A2 से लेके A10 के बीच में जो भी वैल्यू होगी उसका टोटल हो जाएगा। द एवरेज फंक्शन इज सिमिलर टू सम, सिमिलर होता है एवरेज फंक्शन सम की तरह, एक्सेप्ट इट फाइंड्स द एवरेज ऑफ वैल्यूज़ इन ए सेल रेंज, यानी कि ये एवरेज बताएगा जो भी रेंज आपने सेलेक्ट की है, जैसे कि ये रेंज सेलेक्टेड थी तो इस रेंज के अंदर जो एवरेज बनेगी वो एवरेज बता देगा। उसके बाद इसी के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन था, काउंट द मिनिमम फंक्शन, पहले मिनिमम फंक्शन के बारे में है, नाम से ही पता लग जाता है मिनिमम, यानी कि जो सबसे कम वैल्यू होगी सेलेक्टेड रेंज के अंदर वो बता देगा, सबसे छोटी वैल्यू। यानी कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किसका वेतन सबसे कम है तो इस वैल्यू को सेलेक्ट करें और जो भी रेंज आप सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर जिसका वेतन सबसे कम होगा वो आपको दिख जाएगा। प्रीमेड फंक्शन इन एक्सेल विच फाइंड्स द लोवेस्ट नंबर इन द रेंज, यानी कि रेंज के अंदर लोएस्ट नंबर जो है सबसे छोटा नंबर वो आपको बता देगा। और यहाँ पर बता रखा है कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये रेंज दिखा रखी है, इस रेंज के अंदर जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको दे देगा ये। उसके बाद मैक्स फंक्शन है, नाम से ही पता लग जाता है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ये जो है उस सेलेक्टेड रेंज के अंदर, इस सेलेक्टेड रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा वेतन किसका है
वो बता देगा, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है उसके बारे में बता देगा आपको। उसके बाद यहाँ से जो है आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो ऑप्शन ए है ये आपका आंसर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रहा आंसर आपका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ वीडियो, तो इसका आंसर है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी। उसके बाद रोम है रीड ओनली मेमोरी, ये है आंसर रीड ओनली मेमोरी। और उसके बाद है OMR की फुल फॉर्म, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। उसके बाद है CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये है आंसर। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ QR क्विक रेस्पॉन्स, तो ये आंसर इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद है ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये है आंसर ALU का। उसके बाद है CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, और इसका तो आपको पता ही है इनपुट आउटपुट यूनिट, इनपुट और आउटपुट। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये था आपका 9वीं कक्षा का कंप्यूटर साइंस विषय का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।